तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर ज़ांजस और बूबू के बीच में एक खतरनाक किस्म की क्लैशिंग तो चल रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ चैन यहाँ पर हमारे डेंजी पर टूट पड़ती है। ये सब देखकर ज़ांजस हमारे दूसरे चमचों को ऑर्डर देती है कि जाकर डेंजी की मदद करो, मगर बदकिस्मती से वो सारे के सारे अपनी अपनी जानों को ही बचाने में इस कदर बिजी होते हैं कि उनके पास डेंजी के लिए वक्त ही नहीं होता। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर ज़ांजस अपनी फाइट को पूरे तरीके से इग्नोर करते हुए हमारी डेंजी के लिए आगे बढ़ती है। उसकी कोशिश की हमें दाद देनी पड़ेगी, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि चैन बस हमारे डेंजी को ऑलमोस्ट पूरे तरीके से निगलने को ही जा रही होती है कि देखते ही देखते यहाँ पर डेंजी की डिमोनिक एनर्जी अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। ज़ांजस बस उसके करीबी में ही होती है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट वहां पर फटता है। ये सब देखकर ज़ांजस भी यहाँ पर सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। धूल मिट्टी जैसे तैसे करके जमीन पर सेटल होती है, तभी हम उस भोंसड़ी वाली आंटी को देख पाते हैं जिसका मुंह यहाँ पर जल चुका होता है। ज़ांजस हैरानगी से बोलती है आखिर ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ। वो हैरान यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि उसने आसानी से यहाँ पर चैन को चोट पहुंचाने में कामयाब हुआ, क्योंकि हर किसी की पावर इन जैसे डीमंस पे काम नहीं करती। यही वजह से तो ज़ांजस यहाँ पर अपने दिल में कहने लगती है कि खाली डेवन चैम्बर वाले ही डेविल्स को हर्ट कर सकते हैं। वहीं पर हमें एक बार फिर से हमारे मेन कैरेक्टर डेंजी को भी दिखाया जाता है जो कि अपने होशो आवाज को खो बैठा होता है और बस वहीं पर घुटनों पर बैठा होता है। जिस मौके से फायदा उठाते हुए बूबू फौरन से हमारे डेंजी की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, जबकि पीछे से यहाँ पर मिसेस चैन कहती है कि इसने मेरे चेहरे पर, मेरे खूबसूरत चेहरे पर चोट पहुंचाने की कोशिश की, इसकी खाल को देर दो। उनको यू अपनी तरफ आता बढ़ता देखकर यहाँ पर मिसेस ज़ांजस अपने साथियों को ऑर्डर देती है कि मौका मिलते डेंजी समेत यहाँ से निकलने की करो, तब तक मैंने यहाँ पर रोकने की कोशिश करूंगी। ये बोलते हुए ज़ांजस यहाँ पे प्रांता करते हुए अपनी पावर्स को जगाती है और ऐसा करते हुए यहाँ तक उसका पूरा का पूरा रूप भी बदल जाता है। मेरे भाई लोगों, देखते देखते यहाँ पर ज़ांजस अपने ब्लड टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए बूबू के जिस्म में एक वार करती है और यहाँ तक उसका वार सीधा जाकर बूबू के जिस्म में छेद कर देता है। चाहे भले ही ज़ांजस का वार यहाँ पर बूबू के जिस्म के आर पार जाने के बावजूद भी यहाँ पर बूबू उसके स्पेयर को पकड़ लेता है, जबकि वो उसके जिस्म के अंदर घुस चुका होता है। पर कहानी तो यहाँ पर भी आकर खत्म नहीं होती। बूबू इसके बाद एक डेविल तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे इतनी उम्मीद तो थी मुझे डिवाइन चैम्बर से, पर एक बार मुझे फिर से तुम्हारी दाद देते हुए ये कहना होगा कि यह अटैक नाकाफी है मुझे मारने के लिए। देखते देखते अब यहाँ पर बूबू अपनी मजीद डिमोनिक फॉर्म के अंदर एंटर करते हुए ज़ांजस को पीछे धकेलता है। बूबू को अगले ही पल में दोबारा अपनी तरफ यू टूटता आता देखकर ज़ांजस उसके खिलाफ दोबारा से अपनी ब्लड टेंटिकल का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, मगर इस बार उसकी ब्लड टेंटिकल उसके सामने जर्रा भी ना टिक पाती। मेरे भाई लोगों, बूबू यहाँ पर एक बार फिर से ज़ांजस की तारीफ करते हुए कहता है, वैसे कहना पड़ेगा तुम ये जानती हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, इस सब के बावजूद भी तुम अभी भी मेरे आगे अपने कदम जमा के खड़ी हुई हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाली हो। ज़ांजस भी यहाँ पर आगे से बोलती है, बोलते जाओ जो तुम्हारे मन में आता है, लेकिन थोड़ी देर में हमारा बैकअप आ जाएगा। बूबू बोलता है, एक मिनट, शायद से तुम पूरे तरीके से अपनी सिचुएशन को नहीं समझी। ये उसके कहने की ही देर होती है कि वो अपनी कातलाना स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अपने और ज़ांजस के बीच में फौरन से डिस्टेंस को पार करते हुए ज़ांजस के पेट में अपने हाथ को दबाते हुए मजीद बोलता है, शायद से अब कहीं जाकर तुम्हें एहसास होने लगे कि देयर इज नो बैकअप कमिंग फॉर यू। क्या तुम्हें मालूम है कि ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि अब तुम इससे ज्यादा देर नहीं जियोगी। तब और फिर तभी ज़ांजस दर्द से तड़पते हुए अपने दिल में कहती है, मैंने सिचुएशन को मिसरीड कर दिया, मेरे ख्याल से ये मेरी सोच से भी ज्यादा बढ़ के निकला। ये सोचते सोचते ज़ांजस की आंखों के आगे अब अंधेरा सा छाने लगता है। वो यहाँ पर गिर के बेहोश हो जाती है, जबकि बूबू इसके सामने अभी भी खड़ा होता है और उसको गोली चलता जा रहा होता है। बूबू उसे अपनी निचली निगाहों से घूरते हुए कहता है, कहाँ गया अब तुम्हारा डिवाइन चैम्बर? नहीं, मैं पूछता हूँ इसके बाद तुम्हारा बैकअप कहाँ गया? इसके चलते ये सब
सब कुछ अपनी आंखों से देखकर यहाँ पर ज़ांजस के स्क्वाड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ज़ांजस ही उनकी सबसे पावरफुल टीम मेंबर थी। अब वो पूरे तरीके से नॉकडाउन हो चुकी है। वो लोग यहाँ पर पैनिक करते हुए बोलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अभी तक तो हमारा रीइंफोर्समेंट भी नहीं पहुंचा, हमारा तो काम यहाँ पर खत्म हुआ। क्या ये हमारा अंत है? क्या ये हमारी मौत है? वो डरे होते हैं और यही चीज डीमंस को खुशी देती है। डीमंस उनके डर को सूंघ पाते हैं। यहाँ पर हमें लगने ही लगता है कि ये इन सब का अंत है कि देखते ही देखते यहाँ पर डैनजी के जिस्म से अचानक से वो बढ़ बढ़ के शोले से निकलने लगते हैं। हाँ दोस्तों, वो भड़कती हुई आग जो कि उसके जिस्म से जर्रे जर्रे से निकल रही होती है और शायद से अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला के राख कर डाले। हाँ दोस्तों, उसकी आग और उसका ऑरा इस कदर गर्म होता है कि वो यहाँ तक डेंजी को भी तकलीफ दे रहा होता है। एक बार फिर से यहाँ पर डेंजी को हेलुसिनेशंस आने लगती है, जहाँ पर वो देख पाते हैं कि उसे उसी डिवाइन ट्री ने जगह रखा होता है। इसी में हम एक बहती हुई आवाज को सुन पाते हैं। वो आवाज जो कि डेंजी के दिमाग के अंदर बहती चली जा रही होती है। वो डेंजी से बोलती भी है कि चाहे भले ही तुम हमारे खिलाफ रेजिस्ट कर सकते हो, लेकिन हमसे इनकार नहीं कर सकते। अब छोड़ो भी, जाने भी दो। अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो जो आसपास की एक्स्ट्रा डिमोनिक एनर्जी भटक रही होती है, डेंजी उसी का इस्तेमाल करके उसी डिवाइन ट्री से अपने आप को अनलीश करवाने की कोशिश करता है। कहानी दोबारा से बूबू पे जाती है, जहाँ पर बूबू अपने एक ही वार के दम से क्लच मारते हुए पूरे के पूरे ज़ांजस की स्क्वाड को टेक डाउन कर देता है। चंद लम्हों के बाद बहती हुई घड़ियों के साथ ही साथ यहाँ पर फाइनली ज़ांजस को भी होश आती है। हाँ, होश में आती है सिर्फ वही लड़की यही देखने के लिए कि कैसे उसका पूरा का पूरा स्क्वाड यहाँ पर वाइप आउट हो चुका होता है। और यहाँ तक अब बूबू ने डेंजी के गले से भी उसे जा पकड़ा होता है। पीछे से मिसेस चैन कहने लगती है, अगर ये लड़का इतना ही ज्यादा रेजिस्ट करता है, हमने अपनी पूरी कोशिश की कि हम इसे पूरे के पूरे तरीके से जिंदा होशो आवाज में ले जा सके, लेकिन अगर हमारे पास कोई और चारा नहीं तो हम इसे मारकर अपने साथ घसीट के ले जाएंगे। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि वो यहाँ तक ये बातें भी कर रहे होते हैं कि अगर ये लड़का इतनी आसानी से मारा जाता है तो क्या हमें वाकई में उसकी जरूरत भी है। I mean, हमने इसके बारे में काफी सुना था कि उसकी पावर काफी ज्यादा शक्तिशाली है। ये सब कुछ यहाँ पर बूबू भी पूरे तरीके से बोलते हुए एग्री भी कर रहा होता है कि देखते ही देखते यहाँ पर बूबू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। इसके बाद क्या होने जा रहा होता है उससे देखकर बूबू को एहसास तो हो जाता है, लेकिन तब तक थोड़ी सी देर हो जाती है। डेंजी यहाँ पर अपने डेविल पावर से एक बहुत बड़े ब्लास्ट को बरसाता है। चाहे भले ही वो लोग इससे बच तो जाते हैं, लेकिन उन्होंने डैमेज जरूर ली होती है। ज़ांजस हिरांगी से बोलती है, एक बार फिर से ब्लास्ट हुआ, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? आखिर किस किस्म की डेमोनिक एनर्जी ये लड़का अपने जिस्म से प्रोड्यूस करता है जो कि ऑटोमेटिक है और तभी निकलती है जब यहाँ पर डेंजी की जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा हो। वो धुआं और वो धुएं के अंदर मौजूद वो आग और उस आग के अंदर वो शोलों में मौजूद हम अपने डेंजी के शैडो को देख पाते हैं। वो यहाँ पर खुद किसी राक्षस, किसी मॉन्स्टर से और किसी डीमन से कम नहीं लग रहा होता। वो पूरे के पूरे तरीके से एक फायर डेमोनिक में बदल चुका होता है। पर यहाँ पर हम सिर्फ उसके फिजिकल फॉर्म की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि यहाँ तक डेंजी की पर्सनैलिटी भी बदल जाती है। वो जितना ज्यादा अग्रेसिव होता है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के वो यहाँ पर शांत और काम होता है। उसकी आवाज में गरमाइश होने के बावजूद भी एक अजीबो गरीब किस्म की ठंडक भी होती है। वो बोलता है, वो कहता है कि तुम्हारी अभी इतनी औकात नहीं है, तुम अभी इस काबिल नहीं हुए कि यहाँ तक मुझे छू भी लो। ये बोलते हुए वो यहाँ पर अपनी फायर स्लैश को आजमाता है उन सभी के खिलाफ। बस वो अपने फायर स्प्लैश के चक्कर से बचने के लिए वो अपना सब कुछ लगा देते हैं। और तभी यहाँ पर बुबू को भी एहसास होता है कि हाँ यार, क्या अगर सिर्फ ये फायर उसके करीबी से भी गुजरी होती, वो उसे जला के राख कर डालती। वो टूटते हुए डेंजी को, जो कि अभी हम उसे हवा में उड़ते हुए देख पाते हैं, वो यहाँ पर उन्हें अपनी पावर के दम पर धमकाते हुए कहता है कि इसी के दम से यहाँ पर एक्सिक्यूशन की शुरुआत होती है। मैं तुम लोगों का
जज हूँ और मैं ही तुम लोगों पर जस्टिस पास करूंगा। मैं इस बात का फैसला करूंगा कि तुम लोगों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। हम देख पाते हैं चाहे भले ही बुबू ने उसके वार को पिछली बार डॉज तो कर दिया था, लेकिन उसका सल्तनत बिगड़ गया था और वो इस वक्त जमीन पे पड़ा था। वो यहाँ पर अपनी घबराती हुई निगाहों से हमारे डेंजी को ही घूर रहा होता है और वो कहता है एक्सिक्यूशन, आखिर इससे इसका क्या मतलब। दूसरी तरफ ज़ांजस और उसके बाकी टीममेट्स को भी, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा घायल होते हैं, उन्हें भी अपनी नजरों पर यकीन नहीं आ रहा था कि डेंजी असल में एक खुद मॉन्स्टर है। हाँ दोस्तों, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसको कभी भी किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ पर उल्टा अगर किसी को मदद की जरूरत है तो वो ये मासूम डीमंस है। डेंजी देखते देखते अपनी फायर ऑरा को एक जगह पे कंसंट्रेट करने लगता है। ये देखकर वो डीमंस उस पर फौरन से टूट पड़ते हैं कि इससे पहले डेंजी यहाँ पर इस पावरफुल वार को चार्ज भी कर पाए। वो डेंजी के जैसे जैसे करीब बढ़ रहे होते हैं उतनी ही उन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना करना पड़ रहा होता है। तभी बुबू को एहसास होता है कि असल में ये बंदा डीमन किंग है और अपने डेमोनिक किंग की पावर का इस्तेमाल कर रहा है। अब हम देख पाते हैं चैन उल्टा यहाँ पर उसके प्रेशर से ही पीछे धकेली जाती है और वो कहती भी है कि ये वही डेथरॉइट है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। देखते देखते डेंजी की पावर, वो भड़कती हुई आग, वो गर्म से शोले धीरे धीरे करके अब इस पूरे के पूरे मैदान के हर एक बदबूदार जर्रे में फैलने लगती है। बुबू यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए हमारे डेंजी को अप्रोच करने की कोशिश करता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि डेंजी का वार यहाँ पर उल्टा बुबू के ही आर पार हो जाए। हाँ, हम देख पाते हैं वो जमीन के अंदर से निकले हुए वो फायर की टेंटिकल्स जो कि यहाँ पर बुबू और चैंग के जिस्म के आर पार हो चुके होते हैं और आज पहली बार हम बुबू और चैंग को अपने दर से तड़पते हुए देख पाते हैं। वो चिल्लाते हैं और मदद की भीख मांगते हैं क्योंकि अब उन्हें पता चल जाता है कि एक्सिक्यूशन की शुरुआत वहीं से हो गई थी जब उन्होंने डेंजी को अप्रोच करने की कोशिश की थी। देखते देखते उनका जिस्म, उनका मास्क, उनका गोश्त और उनकी हड्डियां जल के राख हो जाती है कि आखिर में एक ब्लास्ट की लपेट में उनका वजूद तक गायब हो जाता है। तब और फिर तभी डेंजी उन्हें अपनी निगाहों से घूरते हुए कहता है कि तुम लोगों का मकसद, तुम लोग पैदा ही सिर्फ इसलिए हुए थे कि एक दिन मेरे हाथों मरोगे और मेरी ही सैक्रिफाइस खिलाओगे। तुम लोगों को तो इस पर भी खुश होना चाहिए कि तुम लोग डेमोनिक किंग के हाथों मारे गए। यहाँ पर ज़ांजस ये सब कुछ हैरानगी से देखते हुए कहती है कि असल में सब उसकी पावर नहीं बल्कि पूरी की पूरी पर्सनालिटी ही बदल गई है। उधर ही हम दोबारा से डेंजी को देख पाते हैं जो कि अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में अब चला गया होता है, पर इतनी खतरनाक पावर के स्ट्रेस की वजह से दिखने से तो लगता है कि वो इतनी जल्दी होश में नहीं आएगा। जिन सब के बाद ज़ांजस और उसकी टीम फौरन से हमारे डेंजी को अप्रोच करने लगते हैं। उसी की टीम में से एक बंदा सवाल उठाता है कि आखिर डेंजी के जिस्म के साथ क्या चल रहा है, तो आगे से ज़ांजस बोलती है कि दिखने से तो लगता है कि डीमन रिएक्शन खत्म हो चुका है, पर चूंकि वो इस कदर ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है हमें फौरन से इसके जिस्म को एग्जामिन करना होगा। पर सबसे पहले वो लोग अभी भी उसकी दिल की धड़कन देखते हैं कि मींस वो जिंदा है। ज़ांजस का ये टीम का बंदा सवाल पूछता है, मैं समझ गया कि हमें इसकी जरूरत है क्योंकि ये एक डेथरॉइट है, पर ये इस कदर पावरफुल है और इस कदर ओवर पावर्ड है, इसको तो कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। ज़ांजस यहाँ पर कहती है कि वो बात नहीं है, फिलहाल तो हमें ऑर्डर्स को फॉलो करना है, इसके बाद ही देखते हैं। ज़ांजस अब डेंजी को अपनी पीठ पे उठा के यहाँ से ले जाने ही लगती है कि ज़ांजस अचानक से काफी ज्यादा ब्लश और शर्माने लगती है और अगले ही पल में हमें मालूम पड़ता है कि असल में डेंजी ने उसके संतरों को दबा रखा होता है। ज़ांजस काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए, तहश में आते हुए हमारे डेंजी को जमीन में पटक डालती है। इसके बाद यहाँ पर ज़ांजस का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता और डेंजी की भी फट जाती है। डेंजी टॉक आउट करके सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था, पर ज़ांजस अब उसकी एक भी बकवास सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। वो यहाँ पर उस पे भड़क रही होती है कि उससे एहसास होता है, एक मिनट, डेंजी के सारे जख्म तो अपने आप ही बढ़ चुके हैं। इन सब के बाद डेंजी यहाँ से निकलने की करता है, ये कहते हुए कि कोई डिनर में उसका इंतजार कर रहा है, पर आगे से यहाँ पर ज़ांजस उसे एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारे लिए फिलहाल यही बेहतर है कि तुम हमारे साथ डिपार्टमेंट में चलो। डेंजी इंकार कर देता है कि
मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है डीमन हंटर बनने में। पर जल्द ही डेंजी को एहसास होता है कि वो लोग उसकी सिचुएशन से फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अब डेंजी डिमोनिक फॉर्म में नहीं जा सकता। वो सारे के सारे उससे घेर लेते हैं। तभी ज़ांज़स अपनी फेमिनिज्म एनर्जी दिखाते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा कि हम यहाँ पर तुम्हारे साथ डिस्कशन कर रहे हैं? तो तुम गलत हो, चाहे तुम मानो या ना मानो। हम तुम्हें अपने साथ घसीट के ले जाने वाले हैं। डेंजी को भी इतना मालूम होता है कि बिना अपनी डिमोनिक पावर के वो इन सब से एक साथ नहीं लड़ पाए शायद से। पर डेंजी उन्हें समझाता है कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी है। पर उल्टा यहाँ पर हम देख पाते हैं कि डेंजी के पिटने की आवाजें आसपास के पड़ोसियों के घर तक जाने लगती है। अगले ही पल में हम एक लग्जरी गाड़ी को डिपार्टमेंट की ओर बढ़ता हुआ देखते हैं। उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि डेंजी और वो सारे लोग मौजूद होते हैं। उन्होंने डेंजी के हाथों को बांध रखा होता है। पर यह सब देखकर डेंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी कानून की परवाह ही नहीं करता। डेंजी को समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे निकले यहाँ से। तो वो यहाँ पर एक जहरीली गैस छोड़ देता है, जिसको सूंघ कर उनके नाक के बाल तक अंदर से जलने लगते हैं। डेंजी अब बहाने बनाते हुए कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है। तो हाँ यार, अगले ही पल में हम डेंजी को टॉयलेट के अंदर देख पाते हैं, जबकि ज़ांज़स का स्क्वाड उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है। काफी देर गुजरने के बाद एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि डेंजी बाहर आओ, वरना हम सीधा अंदर घुसाएंगे। हम डेंजी की आवाज को अंदर से सुन पाते, जो कि ये कहता है, अरे भाई बस 2 मिनट, काफी देर से रोक के रखी हुई थी। थोड़ी देर और वो लोग इंतजार करते हैं कि तभी यहाँ पर कोई तो बाथरूम से बाहर निकलता है और हमें मालूम पड़ता है वो डेंजी नहीं बल्कि एक ओल्ड मैन होता है, जिसने इतनी अंधेरी रात में भी सनग्लासेस को पहन रखा होता है। वो बूढ़ा शख्स उन्हें क्रॉस करके गुजर जाता है और वो लोग अभी भी डेंजी का इंतजार करते रहते हैं। वो लोग गुस्सा होते हैं कि ये बदबूदार सुअर अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला। जब एक तरफ वो लोग डेंजी का इंतजार कर रहे होते कि उसी में हमें उस बूढ़े को दिखाया जाता है, जो कि अपनी नकली दाढ़ी मूंछ हटाते हुए कहता है कि ये लोग कितने ज्यादा पागल है। हमें मालूम पड़ता है कि डेंजी ने एक बूढ़े का डिस्गाइज कर रखा था। वो यही बोलता है कि अब मुझे अंदर ढूंढते रहो, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाला। अगले दिन अब हम डिपार्टमेंट के अंदर देख पाते हैं, जहां पर उनका बॉस उनकी लेते हुए कहता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। एक बदबूदार सुअर ने गैस मारी और निकल गया। ऐसा घटिया मजाक मैंने आज तक अपने पूरे करियर के लाइफ टाइम में नहीं सुना। हमें मालूम पड़ता है असल में वो उनकी बॉस मैजिक डिपार्टमेंट की चीफ होती है और वो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। ज़ांज़स बोलती है, मैं जानती हूँ मेरी गलती है और इसके लिए मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। मैं उसे ढूंढ के वापस आपके कदमों में ले आऊंगी। चीफ कहती है कि मुझे तुम्हारे शब्द नहीं चाहिए बल्कि तुम्हारा एक्शन चाहिए है, जबकि तुम्हारे एक्शन ने तो कुछ और ही कहा। इसने इस बात का सबूत दिया कि तुम इस काम के लिए नाकाफी हो। ज़ांज़स भीख मांगते हुए कहती है कि मैम प्लीज मुझे एक दिन का समय दीजिएगा। उसको बार बार यू मिन्नत समाजित करता देख चीफ कहती है, ठीक है फिर तुम्हारे पास एक दिन का समय है और ख्याल रखो इससे पहले वो ह्यूमन राइट्स का नारा लगाए, मुझे वो चाहिए अपने ऑफिस में। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे फोन से लीश कर डालो इससे पहले वो किसी और तक जा पहुंचे। ज़ांज़स आगे कहती है, योर ऑर्डर इज इन माय कमांड मैम। तो इसी के साथ एक बार फिर से ज़ांज़स और उसका स्क्वाड हमारे डेंजी की तलाश में निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में ज़ांज़स का जूनियर उसे पूछता है, वो सब तो ठीक है मैम, लेकिन हम कैसे कहां ढूंढेंगे डेंजी को एक दिन के अंदर। तो अगले ही पल में कहानी डेंजी की ओर जाती है, जो कि वो खूबसूरत गलियों से गुजर रहा होता है और अंगाड़ियां लेते हुए रिलैक्स मार रहा होता है। वो यही कहता है कि चलो उन ललुओं से जान तो छूटी, वरना वो लोग तो ऐसे मेरे पिछवूरा पे चमड़े हुए थे जिसकी कोई हद ही ना हो। सोचता हूँ घर जाके गर्म पानी से नहाओ और अपनी थकावट को दूर करूं। वो अपने घर के बाहर खड़ा होकर ये सब कुछ बोल रही होता है कि अचानक से उसे अपने घर के अंदर से अपनी सिस्टर की चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज डेंजी के कानों तक जाने की देर होती है। हम देख पाते हैं कैसे उसकी आंखें गुस्से से लाल भी होने लगती है। वो यही कहता है कि अगर किसी ने भी मेरी सिस्टर को छूने की कोशिश की वो वहीं पर मारा जाएगा। ये बोलते हुए फौरन से घर के अंदर जाने लगता है उस आवाज का पीछा करते हुए। पर इससे पहले वो सारे के सारे गुंडे काफी ज्यादा डरते हुए घर से बाहर भागते हैं, क्योंकि टीटू ने इस वक्त पकड़ा होता है अपने हाथ में झाड़ू वगैरह और वो इन्हें कहती है दोबारा मुड़ के आए तो टांगे तोड़ दूंगी। जे टिनटिन से पूछता है, क्या तुमने उन्हें अकेले में ही भगा दिया? तो टिनटिन आगे से कहती है, अकेले में नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड ने मेरी मदद की। तंजी हिरांगी से सोचने लगता है, एक मिनट, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी थी और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे ही घर में, वो भी मुझे ही नहीं पता। और तभी हमें उसकी गर्लफ्रेंड का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ज़ांज़स होती है।
वो असल में टेंटेंग को झूठ बोल रही होती है कि वो हमारे देंजी की गर्लफ्रेंड है। इस डिपार्टमेंट की औरत को यहाँ पर देखकर देंजी पूछता है, एक मिनट, तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे मालूम पड़ा? हिरांगी की बात ये नहीं, बल्कि वो यहाँ पर देंजी के पहुंचने से पहले ही पहुंच गई। ये इस बात का सबूत देती है कि डीमन हंटर का हेडक्वार्टर के पास किस हद तक इंफॉर्मेशन पाई जाती है। ज़ांज़स जवाब देती है, वो तो छोड़ो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पर तुम्हें तो मेरा शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि कुछ गुंडे अंदर घुस आए थे, वो यहाँ पर बदतमीजी कर रहे थे, मैंने उन्हें मार भगाया। तो दोस्तों फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है।